एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज के वीडियो में हम जितने भी डीएसबीडीए के पीवाईक्यूज बचे हैं इनको डिस्कस करने वाले। जो पहला पीवाईक्यू है वो किसके ऊपर है? बेस थ्योरम के ऊपर है। और उसके बाद का जो पीवाईक्यूज था वो कौन सा था? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है अगर कोई आपको डेटा सेट गिवन होगा, वो हम अभी सीखने वाले। तो चलते हैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर। अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आप मैथ में तो आपने सब कुछ पढ़ा ही होगा, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द लाइकहुड दैट एन इवेंट ऑकर कैलकुलेटेड एज, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी को? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब ये क्या है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। वैसे ही अगर मुझे किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब अगर किसी का होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि उसके जितने भी सैंपल स्पेस होंगे उतने डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम ऐसे करते हैं। वैसे अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो क्या करेंगे? वन माइनस, अगर ए की निकाली है तो वन माइनस पी ऑफ ए मुझे करना पड़ेगा। देखो मैंने इधर क्या किया कि कॉम्प्लीमेंट मतलब वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे? वन माइनस क्या करेंगे? होने की प्रोबेबिलिटी जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसे क्या कर देना? माइनस मुझे कर देना है। क्यों वन से माइनस किया? अभी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक तो वन हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि देखो, अगर मैंने किसी डाइस को, सिंगल डाइस है उसको मैंने डाइस को लिया और उसको मैंने क्या किया, उसमें से मुझे ये चांस निकालना है कि 6 आने का चांस। अभी डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अगर एक बार उसको, एक डाइस है उसको अगर मैंने स्क्रॉल किया तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से 6 आने का चांस क्या है? अभी 6 आने का चांस मतलब क्या? मुझे वो प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्योंकि इवेंट ऑकर होने का चांस हम किससे डिनोट करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑकर होने का चांस तो कितना है? 6 कितने बार ऑकर हुआ है? एक बार ऑकर हुआ है। तो मैंने क्या किया? 1 डिवाइड बाय 6 उसे कर दिया। तो ये क्या हो गई? किसी की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं मैंने अभी समझा। अभी उसके बाद हमें समझना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब अभी आप समझो कि अगर आपने कोई स्टूडेंट देखा, अभी उस स्टूडेंट को देखने के बाद आप क्या समझते हो? अगर उस ऐसे कई बार हम सोचते हैं ना, अगर उसने चश्मा लगा हुआ तो वो क्या होगा कि पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। तो ये कैसे बता रहे हैं कि हम उस पर जो भी आपको दिया है उसका मतलब उसको देखकर हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा होगा। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मतलब कुछ कंडीशन के अनुसार हम क्या बता रहे हैं? प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि ये देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं कैसे है? ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे लेते हैं? ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये क्या है मैं अभी समझाता हूँ। तो ये जो जितने भी प्रोबेबिलिटी के दो कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका मीनिंग आपको समझ लो सिर्फ, और इसका फॉर्मूला भी आप देख लो कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर लगने वाला है वो है बेस थ्योरम। अभी बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम से हम उल्टा सोचकर आंसर निकालते हैं। जैसे कि टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद बीमारी होने का चांस क्या होगा। मतलब अभी आप देखो, क्योंकि बेस थ्योरम करता क्या है, उसको लिखते कैसे वो समझो, बाद में वो एग्जांपल जो क्वेश्चन है उसके अंदर जैसी कॉन्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम दिया है उसके हिसाब से मैंने इधर लिखा है कि मान लो कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको बीमारी होने का चांस कितना है, मतलब कोई इवेंट ऑकर होने के बाद उसके, वो इवेंट क्या ट्रू है, पॉजिटिव है कि ऑकर, मतलब वो इवेंट ऑकर होने का चांस कितना है, वो कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं? वो निकालते हैं बेस थ्योरम से। मतलब कुछ इवेंट दिए होंगे और उस इवेंट के बेसिक्स पर हम बताएंगे कि ये आगे ये कंडीशन या ये जो है ये होने का चांस कितना है। जैसे कि अभी किसी की टेस्ट हमने की, किसी ग्रुप ऑफ डेटा की हमने टेस्ट की, और उस टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि अभी देखो कोविड की अगर टेस्ट लिया हमने तो किसी को कोविड पॉजिटिव है या निगेटिव नहीं, ये चेक करने के बाद भी हम एक ऐसा चांस बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव हमने किए हैं, पॉजिटिव टेस्ट जिनके आई है उनका अलग चांस कितना है, मतलब उनका ट्रू पॉजिटिव होने का चांस कितना है या ट्रू निगेटिव होने का चांस कितना है। वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम बेस थ्योरम से। अभी दिखाता हूँ आपको बेस थ्योरम को हम लिखते कैसे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी सबसे पहले आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब बीमारी होने का ओरिजिनल चांस, मतलब जो भी ओरिजिनल चांस होगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर वो इवेंट होने का असली में चांस कितना है, तो हम किससे डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। वैसे ही टोटल चांस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब अभी अगर मैंने क्या किया कि बीमार होने का चांस उन्होंने दिया है कि एक
ओरिजिनल चांस उन्होंने दिया है तो हम किससे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। और टोटल चांस मतलब अगर किसी के अंदर टेस्ट पॉजिटिव कितनी है, तो टोटल चांस कितने, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो किससे डिनोट करेंगे हम, पी ऑफ बी से डिनोट करेंगे। वैसे अगर आप देखोगे टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बीमारी होने का चांस, यही तो हमें निकालना है उस क्वेश्चन के अंदर। मतलब टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बीमार होने का चांस वो कैसे डिनोट करेंगे हम, टेस्ट पॉजिटिव। अभी टेस्ट पॉजिटिव मतलब अभी क्या होगा, उसमें से हमें देखना है कि बीमार होने का चांस कितना है। अभी बीमार होने का चांस मतलब क्या, कि ओरिजिनल चांस हम किस से डिनोट कर रहे हैं, बीमार होने का चांस पी ऑफ ए। उसमें से हमें क्या देखना है कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बीमार होने का चांस कितना है। अभी पॉजिटिव आने का चांस मतलब अभी देखो कि पी ऑफ बी किसको डिनोट करना है, पी ऑफ बी में से टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस कितना, टेस्ट पॉजिटिव में से बीमार होने का चांस कितना है। अभी देखो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बीमार होने का चांस, तो मुझे क्या निकालना है, ए ऑफ ए बाय बी। मतलब जिस, ये देखो आप ऊपर देखोगे तो ये मुझे क्या करना पड़ता है, इसको कैसे लिखना पड़ता है, ए बाय बी अगर मैं निकाल रहा हूं तो ऊपर मैं कैसे लिखूंगा, बी बाय ए लिखना पड़ता है। और वैसे ए बी है तो मुझे इधर क्या करना पड़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसा लिखना पड़ा। आप लिखते कैसे और उसका मीनिंग क्या है ये समझो, आपको डायरेक्टली बेस थ्योरम के ऊपर ही इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। आ गए समझ में, तो आप इधर ये ध्यान से पढ़ो कि मैंने क्या बताया है। वैसे ही पी ऑफ बी बाय ए तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर बीमारी हो तो टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस कितना है, मतलब इसी का उल्टा मैंने बताया ना कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बीमारी होने का चांस कितना है। वैसे अगर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो अगर मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप उसको कह सकते हैं कि किसी कंडीशन पे जैसे अगर बीमारी हो तो टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस कितना है, ये दोनों भी दिए है उसको क्या कहते हैं हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। आ गए समझ में, तो उसी को मुझे क्या करना है, इधर लिखना है। क्या बताया था कि बेस थ्योरम से हम उल्टा सोचकर आंसर निकालते हैं, जैसे कि किसी टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद बीमारी होने का चांस क्या होगा, वही तो हमें निकालना है कि किसी टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद बीमार होने का चांस कितना क्या होगा। आ गए समझ में, तो ये बेस थ्योरम से हम निकालते हैं। उसके बाद इसको ध्यान रखने के लिए आप एक और याद रख सकते हैं कि सच वाले का चांस डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव केसेस। पी ऑफ बी मतलब क्या, टोटल पॉजिटिव केसेस होते हैं, और जो पी ऑफ बी बाय ए इनटू पी ऑफ क्या होता है, पी ऑफ ए होता है, तो वो क्या होगा, सच वाले का चांस होगा। अभी सच मतलब क्या, बीमारी वाले को सही पकड़ा। मतलब अगर समझो कि कुछ बीमार लोग हैं उसमें से क्या होगा, सच मतलब अभी ट्रू पॉजिटिव वाला जो भी चांस होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। सच मतलब जिनको हमने चूज किया है वो एक्चुअल में क्या है, बीमार है, तो वो क्या होगा, सच होने का चांस होगा। वैसे टोटल पॉजिटिव केसेस मतलब क्या, कितने ये पॉजिटिव आए और कितने पॉजिटिव मतलब ट्रू पॉजिटिव, मतलब एक्चुअल में वो बीमार भी है और उनके टेस्ट भी पॉजिटिव आए थे, ट्रू पॉजिटिव। और फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा, अभी देखो फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ये भी देख लो, बिना बीमारी वाले को भी गलत पॉजिटिव बता दिया। कई बार होता है ना कि वो पॉजिटिव नहीं है, मतलब वो बीमार नहीं है, तभी उनको क्या बता दिया, पॉजिटिव उसको बता दिया। तो ये होते हैं ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, और उनका सम करने के बाद जो भी आएगा वो क्या होता है, टोटल पॉजिटिव केसेस या टोटल प्रोबेबिलिटी भी आप उसको कह सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एक तो पॉजिटिव होने का चांस कितना है, जैसे कि पी ऑफ बी मुझे अगर निकालना है तो उसको कैसे निकालते, पी ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटू क्या करूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब टोटल पॉजिटिव होने का चांस कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ा, बी अपॉन ए। जैसे कि सच वाला क्या आया था, बी अपॉन ए, सच अपॉन टोटल पॉजिटिव केस, तो सच वाला क्या था, बी अपॉन ए इंटू पी ऑफ ए। तो मैंने क्या किया, वही इधर लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ना होने का चांस, मतलब क्या, ना होने का चांस मतलब क्या, ए नॉट, ए नॉट ना। अभी देखो एज कॉम्प्लीमेंट, हमें टोटल चांस चाहिए, पॉजिटिव चांस चाहिए। टोटल चांस मतलब क्या होगा, पी ऑफ बी मतलब ना होने का चांस, मतलब सच और झूठ का सम क्या आएगा, पी ऑफ बी आएगा। जैसे पी ऑफ बी बाय ए इंटू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डिवाइड बाय ए नॉट। प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं हम, कंडीशन के अनुसार लिखते हैं ना, तो मैंने क्या किया, ना होने का चांस, झूठ, और आप कह सकते हैं फॉल्स पॉजिटिव या ट्रू पॉजिटिव, इनका सम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव टेस्ट होने का चांस हम उसको कहेंगे, और वो होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसी को मैंने क्या बताया, लॉ टोटल प्रोबेबिलिटी इधर बता दिया। आप इधर सिर्फ देखो कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, उस पर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो आप अच्छे से समझो। ट्रू पॉजिटिव वो मैंने अभी बता दिया कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव क्या करते हैं। अभी मैं देखो क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जितने भी सारे कंसेप्ट मैंने बताए ये आपको सभी को ये पता ही होगा, क्योंकि M3 के अंदर आपने पढ़ा होगा, M1 M2 के अंदर ये कंसेप्ट आपने पढ़ी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना होता है डेटा साइंस के अंदर। जो भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उसी को हमें सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा जो मेन गोल था इस लेक्चर का, तो वो क्या था कि हमें PYQ सॉल्व करना है। तो देखो अब अभी आप समझो कि ये PYQ क्या कहता है कि only 1 in 1000 people have a rare TP 0.99
एंड एफ पी 0.02। अभी टीपी और एफ पी क्या है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ये दोनों को हमने क्या किया, इधर लिख दिया। इफ वन रैंडमली टेस्टेड इंडिविजुअल इज पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैव अ डिसीज। अभी मुझे क्या करना है कि वो डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि अभी ये पूरा एग्जांपल मैंने देखो इधर हाई इंग्लिश में लिखा है, आप देखो कैसे किया मैंने। 1 in 1000 लोगों को बीमारी है, मतलब सभी को क्या है, बीमारी है, मतलब 0.01%। देखो 1 डिवाइड बाय 1000 मतलब देखो क्या आएगा, 0.001 चांस है कि किसी को बीमारी होगी। क्या होगी, 0.01 चांस है कि किसी को बीमारी होगी। ट्रू पॉजिटिव क्या कहेगा, अगर किसी को बीमारी है तो 90% चांस ये है कि टेस्ट सही होगा, टेस्ट सही बता देगा। ट्रू पॉजिटिव मैंने अभी बताया ना, क्या बताया था मैंने ट्रू पॉजिटिव का, बीमारी वाले को टेस्ट ने सही पकड़ा, मतलब जिसको बीमार है उसी की टेस्ट पॉजिटिव आ गई, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रू पॉजिटिव। तो उन्होंने ट्रू पॉजिटिव का चांस कितना दिया है कि 90%, 99% चांस ये है कि वो क्या है, वो बीमार भी है और उसकी टेस्ट जो हमने की है वो पॉजिटिव भी है। तो वो क्या किया, ट्रू पॉजिटिव के अंदर हमने लिखा। वैसे अगर फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू भी उन्होंने बता दी, क्या बता दी, 0.02। अभी फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू 0.02 मतलब अगर किसी को बीमारी नहीं है फिर भी क्या हुआ है, उसको पॉजिटिव अगर बता दिया, तो 2% ऐसा हो सकता है कि किसी को बीमार नहीं है, पर हमने उसको क्या किया, टेस्ट वालों ने जो टेस्ट होते हैं उसके क्या किया कि 2% चांस ऐसा आ सकता है कि वो क्या है, कि वो बीमार हमने बता दिए, मतलब बीमार तो नहीं है पर बीमार हमने बता दिए, ऐसे को हम क्या कहते हैं, देखो बीमार बिना बीमारी वाले को भी गलत पॉजिटिव बता दिया, आ गए समझ में, तो इसे को हम क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, मैंने इधर बता दिया। अभी देखो आप, जो भी उन्होंने दिया है पी ऑफ ए, मतलब अभी देखो पी ऑफ ए मतलब उन्होंने दिया है कि 0.001, वो क्या है, मतलब कि 0.001 चांस है कि किसी को बीमारी होगी। किसी को बीमारी होने का चांस कितना है, 0.001। और देखो आप, मैं इधर से और बताता हूँ आपको, बीमारी होने का ओरिजिनल चांस, क्या बीमारी होने का ओरिजिनल चांस, तो क्या होगा, पी ऑफ ए उसको डिनोट कर रहा है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही कॉन्सेप्ट कुछ इधर लगने वाली है। देखो और देखो उन्होंने क्या दिया है कि ना होने का चांस, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये क्या है, पी ऑफ ए, तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से इसको माइनस करना पड़ेगा। अभी 1 से इसको माइनस करने के बाद उन्होंने क्या दिया, 0.0002, मतलब लगभग जीरो ही हुई। और आप देखो पी ऑफ बी बाय ए, अभी इसका मीनिंग क्या है, मैंने बताया था ना, बी बाय ए का मीनिंग क्या है, अगर बीमारी हो तो टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस कितना है, अगर बीमार हो और तो टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस कितना है, क्योंकि आप देखो ए किसको डिनोट करना है, ए किसको डिनोट कर रहा है, बीमारी होने का ओरिजिनल चांस, बीमारी होने का जो ओरिजिनल चांस है वो किस कौन डिनोट कर रहा है, उसको पी ऑफ ए उसको डिनोट कर रहा है, और उसमें से मतलब बी बाय ए, तो टोटल पॉजिटिव चांस में से कितने लोग ऐसे है कि वो क्या है, सच में बीमार है, तो वो क्या होगा, देखो अगर बीमारी हो तो टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस, वही हमने बताया कि पी ऑफ बी बाय ए क्या डिनोट करता है, कर दिया। और जो हमारा और क्या बताया उन्होंने, बी बाय ए नॉट टू, उन्होंने चांस दिया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट जो हमने ये निकाला, ये प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो उसमें से आप देखो ए नॉट मतलब अगर बीमारी तो है पर टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आने का चांस उन्होंने भी दिया है, बी बाय ए नॉट उन्होंने दिया है, 0.02 उन्होंने दिया है। अभी सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इधर समझ में आ गया, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव दिया है, ए दिया है, ए नॉट दिया है, पूरा गिवन लिखते ही हमें समझ में आ गया कि इधर बेस थ्योरम लगेगा। तो बेस थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू दैट हैव दैट दे हैव अ डिसीजेस, मतलब वो सच में उसको डिसीज है, ये कैसे बताएंगे, जैसे कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी बीमारी होने का चांस कितना ही है मुझे निकालना है, ये तो हमें निकालना है पी ऑफ ए बाय बी। अभी पी ऑफ ए बाय बी निकालना है तो बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, पी ऑफ बी बाय ए इंटू पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी ऑफ बी, मैंने इधर लगा दिया। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना कैसे लिखा। एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ, मतलब ए बाय बी है तो मुझे इधर क्या करना है, बी बाय ए करना है, और इधर क्या करना है, ए अपॉन बी है तो मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई पी ऑफ ए बाय बी मैंने कर दिया। आ गया समझ। अभी ये होने के बाद आपके पास सभी वैल्यू है, देखो गिवन के अंदर आपको पी ऑफ ए दिया है, ए नॉट दिया है, बी ऑफ बी बाय ए दिया है, बी बाय ए नॉट दिया है, और आपके पास कोई बी वाला चांस, अभी बी मतलब क्या, टोटल चांस की टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब टोटल कितने आए हैं कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी उन्होंने बतानी कि कितने टेस्ट ये पॉजिटिव आए,
आप देखो गिवन में कहीं लिखा है कि कितने टेस्ट ए पॉजिटिव आए, नहीं आए, नहीं बताया उन्होंने। तो हमें अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, एक लॉ है, कौन सा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसको कैसे निकालते हैं कि ट्रू पॉजिटिव होने का चांस प्लस फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस, तो हमारी वो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। अभी ट्रू पॉजिटिव मतलब मैंने क्या बताया था कि बेस थ्योरम के ऊपर सच होता है, तो सच मतलब क्या, बी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा। वैसे आप ट्रू फॉल्स पॉजिटिव देखोगे तो आपको क्या आएगा, बी बाय ए नॉट की वैल्यू तो उन्होंने दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की वैल्यू भी उन्होंने दी है। तो हमने क्या किया, सिर्फ सभी वैल्यू अगर गिवन है तो इस लॉ के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया। जैसे कि बी बाय ए की वैल्यू अभी क्या दी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.09, देखो गिवन दिया था ना हमें 0.09, उसको इनटू मल्टीप्लाई करके क्या करना है, पी ऑफ ए, वो भी उन्होंने क्या दिए, इधर दिए, दी ना इधर, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.001, उसको क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। उसके बाद क्या किया, ये हो गया हमारी ट्रू पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कैसे निकालते, बी ए नॉट, क्योंकि फॉल्स मतलब अभी क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अभी ए क्या बताता है, ए क्या बताता है हमारा, बीमारी होने का ओरिजिनल चांस, और उसमें से मुझे क्या करना है, बीमारी होने का ओरिजिनल चांस। अभी होने का अगर हो गया, मतलब होने का मतलब उसकी टेस्ट पहले पॉजिटिव है और बीमार भी है वो, तो वो ट्रू पॉजिटिव हो गया। पर आपने टेस्ट पॉजिटिव बताया पर एक्चुअल में वो बीमार नहीं है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए नॉट से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये बी ऑफ बी बाई ए नॉट भी उन्होंने दिया है, उसको भी मैंने लिख दिया क्या, 0.02 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट भी उन्होंने दिया है 0.99 उन्होंने दिया है ना, देखो नहीं दिया है, पर आपको ये दिया है ना, पी ऑफ ए, देखो पी ऑफ ए दिया है, तो पी ऑफ क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.001 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, आप देखो 0.9999, यही वैल्यू मेरे पास आएगी। आ गया समझ में। तो इसको क्या किया, सिर्फ हमने कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, ये गिवन थी, ये गिवन थी और ये भी हमारी गिवन थी, तो सबको मैंने क्या किया, लिख देने के बाद मुझे लास्ट में पी ऑफ बी मिला, मतलब टोटल टेस्ट केसेस पॉजिटिव आने का चांस मेरा क्या है, 0.02097 आपके पास आंसर आ गया। अब ये होने के बाद सिर्फ क्या करना है आपको, जो हमने फॉर्मूला लगाया था बेस थ्योरम का, उसके अंदर सिर्फ लिख देना है। तो बेस थ्योरम के अंदर सभी वैल्यू हमने पुट कर दी। क्या था हमारा बेस थ्योरम, पी ऑफ ए बाई बी, मतलब मुझे टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बीमारी होने का चांस अगर बताना है, क्योंकि हमें डिसीज का चांस बताना था ना, वो आपको दिया था ऊपर क्वेश्चन के अंदर, तो उसको कैसे लिखते, पी ऑफ ए बाय बी, तो कैसे लिखूंगा मैं, पी ऑफ बी बाय ए इंटू पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी ऑफ बी में करूंगा। तो आप देखो 0.99 इंटू 0.001 डिवाइड बाय 0.02097, आप सब ये कैलकुलेशन कैलसी के अंदर करने वाले हो। कैलसी के अंदर आपको सिर्फ वैल्यू लिख देनी है, तो आपको इधर डिसीज होने का चांस आपको एक्चुअल में मिल गया कितना, 0.0472। इसको परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, मतलब अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसके बावजूद सिर्फ 4.72% चांस है कि वो इंसान सच में क्या है, सच में बीमार हो, और वही हमें निकालना था। तो वो कैसे बताया मैंने, सच में अगर बीमार हो तो आपको ए दिया है, तो मैंने क्या किया, ए बाय बी किया, आपको क्या निकालना है, ए बाय बी आपको निकालना। ए क्या बताता था, ए हमें बता क्या बताता था, बीमार होने का ओरिजिनल चांस, बी क्या बताता था, टोटल चांस कितने हैं, तो इसीलिए हमने उसी से क्या निकाल लिया कि ए बाय बी हमें निकालना। ए बाय बी मतलब क्या, टेस्ट पॉजिटिव है पर एक्चुअल में वो बीमार होने का चांस कितना है वो हमें निकालना था। तो हमने डायरेक्टली बेस थ्योरम अप्लाई कर दिया और उस बेस थ्योरम से मुझे डायरेक्टली ये आंसर मिल गया, 4.72% मेरा आंसर आ गया। तो ये हो गया बेस थ्योरम का टॉपिक। और एक टॉपिक हमारा जो बचा था वो कौन सा था, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये जो टॉपिक है उसके अंदर क्या होता है, कुछ डेटा सेट दिया होगा और उस डेटा सेट से हमें क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। डेटा सेट दिया है, क्या डेटा का सबसेट दिया है, ये आपको अच्छे से समझना है। डेटा सेट मतलब क्या, कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू होंगी, लार्ज वैल्यूज होगी, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू होंगी, तो आपको उधर क्या करना है, आपको उधर कौन सा वेरिएंस निकालना है वो भी बताता हूँ, और आपको अगर डायरेक्टली डेटा का सबसेट भी दिया होगा तो उधर कौन सा निकालना है वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आप वेरिएंस के लिए, अगर M3 आपने पढ़ा होगा तो वेरिएंस के लिए स्टैटिस्टिक M3 अगर आपने पढ़ा होगा तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हम वेरिएंस के लिए डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला क्या था, फाइंड द मीन। मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, जो भी वैल्यू दी है गिवन वैल्यू उनका सम करना है, और जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 5 वैल्यू है तो मुझे उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। और इन सम की एडिशन क्या आएगी, इन सब के एडिशन देखो 7 60 72 42 और 86, इनके एडिशन क्या आएगी, 330 एडिशन आएगी, और उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा मीन कितना आ गया, 66 मेरा मीन आ गया। कितना मीन आ गया, 66 मेरा मीन आ गया। वैसे आप देखो
ये मीन तो आ गया, पर हमें निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। अभी वेरिएंस कैसे निकालते, हम निकालते एक्स आई माइनस न्यू का होल स्क्वायर डिवाइड में मैं क्या करता हूँ, देखो डिवाइड में मैं क्या करता हूँ, यन मुझे करना पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा वेरिएंस है, मतलब ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन का वेरिएंस है। पॉपुलेशन मतलब अगर आपको सीधा डेटा सेट दिया गया है और उनका आपको वेरिएंस निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, वेरिएंस को कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस न्यू का होल स्क्वायर। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स आई माइनस न्यू का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ, और लास्ट में इनको क्या करना है, एडिशन मुझे करना है। तो एक्स आई मतलब क्या, जो भी एलिमेंट है, तो 70 में से मुझे क्या करना है, न्यू को माइनस करना है। न्यू मेरा क्या आया था, 66 आया था। 70 से में से 66 माइनस किया तो क्या आएगा, 4 आ गया। तो क्या आ गया मेरा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। वैसे 60 में से 66 को माइनस किया तो -6, इसका स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्टली 36 आ जाएगा। 72 में से 66 चले गए तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर 36। वैसे 42 में से 66 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -24, और -24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। वैसे 86 में से 66 चला गया 20, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। अभी इनका जब मैं एडिशन करूंगा, आप एडिशन करके कैलकुलेट करो, तो वो क्या आता है, 1064 हमारी वैल्यू आ रही है। क्या 1064 वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर उसको लिख दिया। अरे अब अभी हमारे यंग क्या है, कितने नंबर है, 5 है। तो 5 को मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो 1064 डिवाइड बाय 5 मैंने किया। तो मेरा अभी वेरिएंस जो पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेशन है वो क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर 212.8 आ गया। पर हमें उसके बाद क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर सिग्मा स्क्वायर लिया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जो भी आपका सिग्मा स्क्वायर आया है उसको। आ गया समझ में। तो अंडर रूट ऑफ आप देखो 212.8 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है, 14.59 आपका आंसर आएगा। आपको अभी देखो इधर डायरेक्टली पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है। अगर मान लो कि किसी डेटा सेट में से सबसेट या स्मॉल वैल्यू आपको दी होगी, स्मॉल रेंज के अंदर आपको निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, इधर n-1 कर देना है। कब, जब आपको सैंपल वेरिएंस कैलकुलेशन बोला होगा, या मान लो कि किसी डेटा सेट में से कुछ सेट निकालकर उसका वेरिएंस अगर निकालना है, तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ इधर n-1 उसको कर देना है। क्या करना है, वेरिएंस के फॉर्मूले में n-1 उसको कर देना है, और बाद में वो कैलकुलेशन डायरेक्टली आ ही जाता है। वेरिएंस के समय आपको चेक करना है, क्योंकि उससे एरर क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और हमारा वेरिएंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख देना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने बोला क्या है, वैसे ही आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करते जाना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी था, उसका पहले का ही थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। पर आपने अगर पहले 2 लेक्चर देखे होंगे तो उसमें से क्या मार्को हो गया, फ्लैजलेट मार्टिन एल्गोरिथम हो गया, उन सभी के प्रॉब्लम हमने इतने अच्छे से किए, तो वो तो ज्यादा टफ थे इससे। वो अगर आपको समझ में आ गए वो, तो ये उसके सामने कोई बड़ी चीज नहीं है। आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, ये चारों टाइप की जो न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के अंदर, मैंने वो सभी डिस्कस किए। आपको क्या करना है, फिर से उनको ट्राई करना है। और आप देखो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ऊपर, उसके 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। कि उसके अंदर मैंने क्या किया, फ्लैजलेट मार्टिन एल्गोरिथम और मार्कोव चेन, इन दोनों के क्या किया, मैंने न्यूमेरिकल अच्छे से डिस्कस किए। और जो 2 न्यूमेरिकल के टाइप बचे थे वो भी मैंने अभी इधर डिस्कस कर दिए। मतलब आपका न्यूमेरिकल का सेक्शन जो पेपर में एक्चुअल में आता है एसपीपीयू के यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, वो पूरा इधर खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारी और भी सीरीज चल रही है, डीएसए हो गया, और सी लैंग्वेज भी मैंने पूरी पढ़ाई, वो भी आप चाहे तो उधर से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।